हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आपका आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, अब ये दोनों क्या टॉपिक है उसके बारे में अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, हमें उनको किस आर्टिकल में पढ़ना है। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी जो हमारे भारत के महान्यायवादी होते हैं, उसका किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो आपके आर्टिकल 76 में। यानी यह एक क्या है, आपका संवैधानिक पद है। इतना तो पता चल गया। और जो हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, इनका जिक्र किस हमारे आर्टिकल में किया गया है, तो इनका जिक्र हमारे आर्टिकल 165 यानी 165 में इनका जिक्र किया गया है। तो आपको पता चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने जा रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया नहीं स्टेट। तो अब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा एक आप ऐसा उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए होता क्या है कि अगर किसी भी आम व्यक्ति पर, हमारे जैसे और आप जैसे व्यक्ति पर क्या होता है, केस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एक वकील चुनते हैं। वह वकील क्या करता है, हमारे पक्षों को, हमारे बातों को क्या करता है, कोर्ट में रखता है। हम खुद नहीं जाते, अपना एक वकील चुनते हैं। तो वैसे ही क्या होता होगा कि हमारे जो भारत सरकार है, भारत सरकार पर भी तो बहुत से ऐसे मुकदमे चलाए जाते होंगे, बहुत से ऐसे केस किए जाते होंगे। तो हमारे भारत सरकार जो पक्ष है वह हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन रखता है, तो वही आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रखता है। यानी हमारे भारत सरकार पर जितने भी सारे मुकदमे चलाए जाते हैं, यानी केस होता है, तो उनके पक्ष को लेकर यह हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या देश के किसी भी न्यायालय में क्या करता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। तो एक बात तो आपको पता चल गया कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वह हमारे सरकार का क्या होता है, वकील होता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी, ये हमारे केंद्र के लिए यानी सेंटर के लिए काम करता है। लेकिन वही अगर आपके राज्य सरकार पर बहुत से ऐसे केस हो जाए, मुकदमे हो जाए, तो उसके पक्ष को कौन रखता है कोर्ट में, तो वो होते हैं हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो हम लोग एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जो इनकी नियुक्ति हो जाती है और इनका जो त्याग पत्र हो जाता है वो थोड़ा सा इनसे अलग हो जाता है। बाकी सारी चीजें क्या होगी, सेम होगी। तो हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे क्या, इनके नियुक्ति के बारे में देखेंगे कि हमारे भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है। फिर हम लोग इनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इनके कार्य यानी इनका क्या क्या कार्य है, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इनका अधिकार क्या क्या है। तो वो सारी बातें आज के सेशन में करेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां से क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आता है, इसलिए हमने इसका एक सेपरेट वीडियो रखा है कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को हम लोग आज कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे लिख लीजिए पहले। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी इंडिया। इनको हिंदी में क्या कहेंगे, भारत के महान्यायवादी। भारत के न्यायवादी। इनका किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल हम लोग 76 में पढ़ेंगे यानी 76 में। ठीक है, ये हो जाता है आपका आर्टिकल। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चीजों को समझते हुए और उस चीज को लिखते हुए चलेंगे। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं,
यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वह आपके भारत के सर्वोच्च विधि और मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर अब कोई भी ऐसा एडवोकेट या वकील नहीं आता है जो इनके ऊपर होता है। यह हमारे देश के क्या होते हैं, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हमारे जो एडवोकेट जनरल होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यह सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी, विधि अधिकारी, अधिकारी, आप सर्वोच्च की जगह मुख्य भी लिख सकते हैं कि यह मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, या मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं। यानी यह क्या होते हैं, आपके सुप्रीम लीगल ऑफिसर होते हैं या चीफ लीगल ऑफिसर होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए सुप्रीम लीगल ऑफिसर, ऑफिसर या क्या होते हैं, आपके चीफ लीगल ऑफिसर होते हैं। हमारे देश के चीफ लीगल ऑफिसर होते हैं, लीगल ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको एक समझ में आ गया कि जो हमारे, जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई स्टार्टिंग में ही, एक मिनट। तो हमने इनके बारे में क्या कहा, तो हमने क्या कहा कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के जो हमारे महान्यायवादी होते हैं, वह क्या होते हैं, वह यह सर्वोच्च विधि अधिकारी या मुख्य विधि अधिकारी होते हैं। फिर इनके बारे में जो हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे वह क्या होता है कि यह पहला कानूनी अधिकारी होता है, यानी इनसे ऊपर अब कोई भी नहीं हो सकता है। तो यह पहला कानूनी अधिकारी होते हैं, यह पहला कानूनी अधिकारी होते हैं, कानूनी अधिकारी होते हैं, अधिकारी होते है। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके पहले कानूनी अधिकारी होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमने इतना तो बात बता दिया कि यह सर्वोच्च विधि अधिकारी या मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, जिसे हम लोग सुप्रीम लीगल ऑफिसर या चीफ लीगल ऑफिसर कहते हैं। फिर हमने कहा कि यह पहला कानूनी अधिकारी होते हैं। पहला कानूनी अधिकारी का मतलब क्या होता है, और फिर हमने क्या कहा कि यह पहला कानूनी अधिकारी होते हैं। अब जो हमारा अब जो हमारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है, यानी इस पद को हमने लाया कहाँ से है, तो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है वह आपके ब्रिटेन से लाया गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ, यहाँ पे बस अटॉर्नी जनरल लिख लीजिए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का पद ब्रिटेन से लाया गया है, ब्रिटेन से लाया गया है। पहले जो हमारे की पॉइंट्स है उसको मैं लिखवा दे रही हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल का जो पद है वह हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से लेने का मतलब क्या है कि यह कहाँ से इंस्पायर है, तो ब्रिटेन से इंस्पायर है। तो अब हमें एक बात को जानना होगा कि हमारे ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल और हमारे इंडिया के अटॉर्नी जनरल में क्या डिफरेंट पाया जाता है।
तो आपको बता दें कि जो हमारे ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल होते हैं वह आपके हाउस ऑफ कॉमन, यानी लोकसभा को हम लोग ब्रिटेन में क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। तो जो हमारे ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल होते हैं वह क्या होते हैं, आपके हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होते हैं। लेकिन जो आपके इंडिया के अटॉर्नी जनरल होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे लोकसभा के मेंबर नहीं होते। वह लोकसभा के मेंबर तो नहीं होते, लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है और उसमें बैठने का मतलब अधिकार होता है। तो आपको ये बात लिखना है कि हमारे ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल और भारत के अटॉर्नी जनरल में डिफरेंट क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंट बिटवीन, यहाँ पे लिख लीजिए। बस अब हम लिख नहीं रहे, बस आपको की पॉइंट्स लिखवा रहे, ठीक है। कि जो ब्रिटेन का महान्यायवादी होता है, ब्रिटेन का अटॉर्नी जनरल, का अटॉर्नी जनरल हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होता है, हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर होता है, कॉमन का मेंबर होता है, मेंबर मेंबर होता है। बट जो हमारे भारत के जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वह क्या होते हैं, आपके लोकसभा के मेंबर नहीं होते। बट यहाँ पे अब लिखना है, बट भारत के अटॉर्नी जनरल लोकसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लोकसभा के मेंबर नहीं होते हैं, के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही में, सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, भाग लेने का अधिकार होता है। ये जो की पॉइंट्स हम लिखवा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही की पॉइंट्स जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारा ब्रिटेन का अटॉर्नी जनरल होता है क्या वह ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ कॉमन का जो होता है यानी लोकसभा होता है उसका मेंबर होता है या नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि जो हमारे ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल होते हैं वह आपके हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर होते हैं, लेकिन जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं वह आपके लोकसभा का मेंबर नहीं होते, लेकिन उन्हें सदन में कार्यवाही का मतलब लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब हम लोगों ने तो थोड़ा सा अटॉर्नी जनरल के बारे में जान लिया, जो बेसिक बातें थी हमने अभी तक आपको क्या बताया अटॉर्नी जनरल के बारे में, उससे हम समझा दे रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने कहा कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो आपके सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं या मुख्य अधिकारी होते हैं, यानी ही इज ए सुप्रीम लीगल ऑफिसर या चीफ लीगल ऑफिसर। फिर हमने क्या कहा कि यह पहला कानूनी अधिकारी होते हैं। फिर हमने कहा कि जो आपके अटॉर्नी जनरल का पद है वह आपके ब्रिटेन से लाया गया है। तो हमने कहा कि जब हमारे अटॉर्नी जनरल का जो पद है वह ब्रिटेन से इंस्पायर है, तो आपके ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल और भारत के अटॉर्नी जनरल में डिफरेंट क्या पाया जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे बनते हैं। जो हमने चीजें हमने ब्रिटेन से लिया है या अमेरिका से लिया है, दो ही देश ऐसे हैं जिससे हमने क्या किया है, अपने संविधान में अधिकतर बातें हमने उन्हीं से ऐड किया है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे ब्रिटेन का अटॉर्नी जनरल होता है वह आपके हाउस ऑफ कॉमन का क्या होता है, मेंबर नहीं होता है, मेंबर होता है। बट हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे इंडिया के जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वह आपके लोकसभा के मेंबर नहीं होते, लेकिन उन्हें सदन के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अब अपने अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति एवं कार्यकाल को देखते हैं कि इनकी नियुक्ति यानी इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है और इनका टेन्योर यानी कार्यकाल कितना होता है। तो आ जाइए यहाँ पे नियुक्ति एवं कार्यकाल।
नियुक्ति एवं कार्यकाल एवं कार्यकाल। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह क्या करते हैं? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जो इनकी नियुक्ति होती है वह हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इनका अगर आपसे कोई कार्यकाल पूछेगा तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, यानी उनका टेन्योर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। वह हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होते हैं, जब राष्ट्रपति चाहे तो उनको हटा सकते हैं, ये है। ठीक है, तो हमारे संविधान में आपके अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर है यानी जो कार्यकाल है फिक्स नहीं किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किया जाता है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यहाँ पर लिखना है। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी इनका जो कार्यकाल है वह क्या है? निश्चित नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए, यानी इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, यानी इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए टेन्योर इज नॉट फिक्स। यहाँ पे बस एक दो शब्दों में लिख लीजिए कि जो इनका टेन्योर होता है वह क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। टेन्योर इज नॉट फिक्स, ठीक है, इज नॉट फिक्स। तो ये क्या हो गया? जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं यानी भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनके हमने नियुक्ति के बारे में देख लिया कि उनका नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और हमने इनके कार्यकाल के बारे में क्या बताया कि जो इनका कार्यकाल होता है वह हमारा निश्चित नहीं है। यह क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी एक भारत सरकार का जो वकील है आखिर उसमें क्या क्या ऐसे गुण यानी उसमें योग्यताएं पाई जानी चाहिए जिस कारण वो भारत सरकार का क्या बनता है? वकील बनता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए योग्यता। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? योग्यता लिखना है। योग्यता, योग्यताएं। तो योग्यता क्या होता है? तो सबसे पहले योग्यता इनमें क्या होनी चाहिए कि यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की इनमें योग्यता होनी चाहिए। यानी पहली बात हमने क्या कहा, पहले उसको हम लिख लेते हैं फिर आपको डिटेल में समझा रहे हैं। यानी हमारा जो पहला इनमें योग्यता चाहिए, यह सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने के योग्य हो, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने के योग्य हो। न्यायाधीश चुने जाने के योग्य हो, चुने जाने के योग्य हो,
योग्य हो। तो हमने अब हम लोग आगे जो हमारा अगला चैप्टर होगा वह क्या होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जानेंगे कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी जो हमारे जज होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो उनकी योग्यताएं क्या होती है। तो हमने बस वही कहा है कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की इनमें योग्यता होनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता क्या होती है कि वह क्या हो, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, वह क्या हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता हो, तो वह क्या हो आपके, पहला क्या है कि या तो वह हाई कोर्ट में 5 साल तक क्या हो, जज रहे हो, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक जज रहे हो, जज रहे हो, या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट में ही आपके 10 वर्षों तक क्या हो सके, एडवोकेट यानी वकील रहे हो, या हाई कोर्ट में ही, या हाई कोर्ट में ही 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक एडवोकेट रहे हो, एडवोकेट, एडवोकेट रहे हो, रहे हो, यानी वकील रहे हो, ठीक है। और आपका दूसरा जो योग्यता आ जाती है वह क्या आ जाती है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि वह भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी वह भारत के नागरिक हो, वह भारत के नागरिक हो। तो ये दो ऐसी योग्यता हो जाती है जो कि हमारे देश के, यानी हमारे जो देश में सर्वोच्च न्यायालय है उन जजों के, यानी वहां पे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यताओं के बारे में हमने बताया। तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल का जो पहला योग्यता है वह क्या है कि वह यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की इनमें योग्यता होनी चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने के लिए क्या योग्यता चाहिए, सबसे पहले तो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या हो, वह जज हो, 5 वर्ष तक वह जज हो जाते हैं तो उनको एक अच्छा सा अनुभव हो जाता है, या वह क्या हो आपके हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक क्या हो, एडवोकेट हो, यानी क्या हो, वकील हो, वकील भी रहेंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर हमने क्या कहा कि वह भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी विदेशों से कोई व्यक्ति आके हमारे यहाँ पे अटॉर्नी जनरल नहीं बन सकते हैं। तो पहली योग्यता तो ये हो गई, और यहाँ पे इसी में लिख लीजिए, यहाँ पे अब यहाँ पे हमने क्या कहा, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। और हमारी तीसरी योग्यता क्या आ जाती है कि वह राष्ट्रपति के नजर में एक अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए, वह राष्ट्रपति के नजर में, यानी राष्ट्रपति के नजर में, राष्ट्रपति के नजर में एक विधिवेता, एक विधिवेता का मतलब क्या होता है, कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, विधिवेता हो। बी ए ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ पे इंग्लिश में लिख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी थोड़ा सा टफ लग रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए, बी ए ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी वह राष्ट्रपति के नजर में क्या होना चाहिए, आपका एक अच्छा कानून का जानकार होना चाहिए। ये तीनों योग्यताएं जिस व्यक्ति में होती है उन्हीं को क्या किया जाता है, आपका देश का अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। तो ये हमने योग्यता बता दिया। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अपने अटॉर्नी जनरल के कार्य पर आ जाते हैं कि आखिर ये जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल है, यानी सरकार के वकील होते हैं, तो इनको कौन से ऐसे कार्य दिया गया है जिसको इन्हें करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आ जाइए, अटॉर्नी जनरल के कार्यों को लिखते हैं। अटॉर्नी जनरल का कार्य, अटॉर्नी जनरल का कार्य, अटॉर्नी जनरल का कार्य। अब इनकी कार्य क्या क्या होती है, उनके कार्यों को देख लेते हैं, और यहाँ से इनके कार्य से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनका पहला कार्य क्या होता है,
पहला कार्य क्या होता है कि यह क्या करते हैं कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देते हैं जो कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया हो, सौंपा गया हो। तो पहला हमने बात क्या कहा कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे जो कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो। ये नहीं कि ऐसे अपने मन से मतलब इनको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो ये सलाह ऐसे नहीं दे सकते। जब राष्ट्रपति द्वारा कोई मतलब विधि संबंधी ऐसे मामलों पर इनसे सौंपा गया है कि आप इसी विषय पर क्या करें, मुझे सलाह दे, तभी वह क्या करेंगे, सलाह देंगे। तो भारत सरकार को यहाँ पे लिख लीजिए, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो, ठीक है, सौंपा गया हो। तो पहला इनका कार्य क्या हो गया, हमने क्या कहा कि भारत सरकार को विधि संबंधी यानी ऐसा कोई भी विषय जो कि हमारे क्या हो, कानून से रिलेटेड हो। अब ऐसा नहीं है कि हम जाकर कोई भी सवाल इनसे, किसी भी सलाह पर इनसे हम क्या कर सकते हैं, एडवाइस, मतलब किसी भी मुद्दे पर इनसे हम सलाह नहीं मांग सकते। कैसा मुद्दा होना चाहिए, तो विधि संबंधी। तो हमने क्या कहा कि जो हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर वह सलाह देंगे जो कि हमारे क्या हो, राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया हो, सौंपा गया हो। जब तक राष्ट्रपति इन्हें कोई बोल सकते हैं कि मुद्दा सौंपते नहीं है कि आप इस विषय पर सलाह दीजिए, तब तक वह अपने मन से नहीं बोल सकते कि हाँ राष्ट्रपति ऐसा कीजिए ना, वैसा कीजिए ना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारे राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे को नहीं कहते हैं कि आप इस पर क्या करें, सलाह दे, तब तक वह नहीं देते हैं। तो पहला इनका कार्य क्या हो गया कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया है, सौंपा गया है। अब पहला कार्य तो ये हो गया। अब हमारा दूसरा कार्य क्या होता है उसे समझना है। दूसरा कार्य, तो भारत सरकार से संबंधित ऐसे कोई भी मामला जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट में रखना होता है, उस मामले को यह क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। यानी भारत सरकार से संबंधित मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से यह क्या होते हैं, पेश होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, भारत सरकार की ओर से पेश होना, की ओर से पेश होना। मान लीजिए ऐसा कोई भी केस है जो कि हमारे भारत सरकार से क्या है, मान लीजिए हमने क्या कहा कि इनका दूसरा कार्यकाल क्या है कि ऐसा कोई भी मतलब कि मामला है जो कि क्या है, हमारे भारत सरकार से संबंधित है और उस मामला को हमें उच्चतम न्यायालय में रखना है। तो उच्चतम न्यायालय में कौन अपने मतलब कौन रखेंगे, तो यह कौन होंगे, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। तो हमने दूसरा क्या बात कहा कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। मान लीजिए कोई घोटाला है, मान लीजिए घोटाला नहीं, मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो कि हमारे भारत सरकार से संबंधित है, तो उस केस को अगर सुप्रीम कोर्ट में रखना है तो भारत सरकार की ओर से कौन जाएगा उस केस को रखने के लिए, तो हमारे कौन जाएंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएंगे, यानी हमारे देश के महान्यायवादी जाएंगे। फिर इनका तीसरा कार्यकाल क्या होता है कि यह भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई कहाँ कर सकते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो यह भारत सरकार से संबंधित
यह भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई, किसी भी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इनके 3 ऐसे कार्य हो गए जो कि इनको क्या करना रहता है। तो फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इनका पहला कार्य क्या है। इनका पहला कार्य क्या है कि यह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे जो कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया है। पहला कार्य क्या है इनका कि यह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे जो कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया है, सौंपा गया है। फिर दूसरा कार्य क्या है कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर हमारे उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होंगे। ये इनका दूसरा कार्य हो गया। यानी हमारे भारत सरकार पर कोई भी ऐसा केस है, कोई भी ऐसा मुकदमा है जो कि चलाया जा रहा है, तो हमारे भारत सरकार की ओर से कोर्ट में कौन पेश होगा, तो वह हमारे अटॉर्नी जनरल ही क्या होंगे, उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होंगे। फिर हमने इनका तीसरा कार्य क्या बताया कि यह भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई क्या कर सकते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा हियरिंग जो कि हमारे कोर्ट में कहाँ हो रही है, यानी कोर्ट में हो रही है, और जो हमारे भारत सरकार से संबंधित है, तो उसकी सुनवाई के लिए कौन जाते हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इनके कुछ कार्य के बारे में हमने जान लिया। अब कहाँ आते हैं, इनके अधिकार क्या क्या होते हैं उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, आपके अटॉर्नी जनरल के अधिकार, अटॉर्नी जनरल के अधिकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इनका पहला अधिकार क्या है, इनका पहला अधिकार क्या है कि यह भारत के यानी देश के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं या केस को लड़ सकते हैं। तो यह देश के किसी भी न्यायालय में, यहाँ पे लिख लीजिए, इनका पहला अधिकार क्या है, यह देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं। तो इनका पहला अधिकार तो यह हो गया कि यह देश के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं, आपका सुनवाई कर सकते हैं। अब इनका दूसरा अधिकार क्या होता है, आपसे अगर हम कोई दूसरा अधिकार बताने से पहले हम एक बात पूछ रहे हैं कि क्या यह हमारे देश के यानी हमारे केंद्र सरकार के वकील होते हैं, तो क्या यह अपना निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कोई अपना जो निजी यानी जो कोई प्राइवेट केस हो सकता है उसको लड़ सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मान लीजिए सलमान खान से कोई रिलेटेड केस है, जैसे कि हाँ, काला हिरण से उनका क्या हो गया था, केस हो गया था उससे संबंधित। मान लीजिए क्या हो गया, जैसे हमारे शाहरुख खान थे तो उनके बेटे जो थे वो ड्रग्स के मामले में उन पर क्या हुआ था, केस हुआ था। तो ये हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्या इनको हायर कर सकते हैं, यानी जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, इतने बड़े क्या होते हैं, वकील होते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ, यह क्या कर सकते हैं, आपके भारत सरकार की कार्यवाही के अलावा अपना निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन इन पर क्या है, एक लिमिटेशन लगा दिया गया है कि जब यह प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो वह भारत सरकार से संबंधित किसी ऐसे मुकदमे का पक्ष नहीं रखेंगे जो कि हमारे भारत सरकार से क्या हो, संबंधित हो। यानी हमने क्या कहा, फिर से सुनिए कि यह निजी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। हाँ, जिसके पास ज्यादा पैसा है वह अटॉर्नी जनरल को पैसा देकर अपना वकील बना सकता है, मतलब अपने पक्षों को रखने के लिए बोल सकता है। लेकिन हमने क्या कहा कि जब यह किसी मुकदमे को किसी कोर्ट में रखते हैं तो वह मुकदमा क्या होना चाहिए, हमारे भारत सरकार के पक्ष में नहीं होना चाहिए। आपको भारत सरकार के पक्ष से रिलेटेड मुकदमों के बारे में आपको नहीं जाके केस लड़ना है। क्या होना चाहिए, किसी प्राइवेट व्यक्ति, मतलब किसी, जब आपका निजी काम हो गया तो किसी निजी व्यक्ति से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि यह आपके जो होते हैं निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यह निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं भारत सरकार के कार्यवाहियों के अलावा। यहाँ पे लिख लीजिए,
सरकार के कार्यवाहियों के अलावा, सरकार के कार्यवाहियों के अलावा, कार्यवाहियों के अलावा फिर इन पर एक लिमिटेशन हमने क्या बता दिया, लिमिटेशन क्या बताया कि लेकिन यह किसी ऐसे मुकदमे का पक्ष नहीं रखेंगे, यह किसी ऐसे मुकदमे का पक्ष नहीं रखेंगे, मुकदमे का पक्ष नहीं रखेंगे, का पक्ष नहीं रखेंगे, पक्ष नहीं रखेंगे जो कि भारत सरकार से संबंधित हो, रखेंगे जो कि भारत सरकार से संबंधित हो, जो कि भारत सरकार से संबंधित हो, ठीक है, से संबंधित हो। तो हमने पहला बात क्या बता दिया कि यह अपना निजी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, भारत सरकार के कार्यवाहियों के अलावा, लेकिन जब यह अपना निजी प्रैक्टिस यानी जब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो यह किसी ऐसे मुकदमे का पक्ष नहीं रख सकते हैं जो कि भारत सरकार के क्या हो, खिलाफ हो, जो कि भारत सरकार के, यहाँ पे लिख लीजिए खिलाफ हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, भारत सरकार के खिलाफ हो, ठीक है, जो कि भारत सरकार के क्या हो, खिलाफ हो। हमने क्या कहा, जो निजी व्यक्ति है, यानी ऐसे हमारे देश में बहुत से धनी लोग हैं जो कि क्या कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को अपना वकील बना सकते हैं। तो उस समय जब यह प्रैक्टिस करेंगे तो यह क्या होना चाहिए, जो प्रैक्टिस है वह भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। अब इनका तीसरा अधिकार क्या हो जाता है कि यह हमारे जो संसद का संयुक्त बैठक होता है, हमने संयुक्त बैठक आपको बता दिया है, ज्वाइंट सेशन क्या होता है, जिसका आर्टिकल 108 में क्या किया गया है, प्रोविजन किया गया है। इसको क्यों बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सारी बातें हमने बता दिया है। तो जब आपके दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होता है तो उसमें यह भाग ले सकते हैं। तो यह सदन के, यहाँ पे लिख लीजिए, यह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, तथा सदन की कार्यवाही में भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, यानी मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। अभी हम लिख रहे हैं, अब जब हमने आपको कहा कि इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है तो आप लोग ये मत सोच लीजिएगा जो कि हमारा इलेक्शन होता है वहां पर इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। हमने क्या कहा कि ये दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं और सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकते। मतदान का मतलब क्या हो गया कि आपके सदन में क्या किया जाता है, कोई भी बिल आता है तो उस पर किसी भी, मतलब उस बिल पर क्या होता है, कुछ लोगों का सहमति होना चाहिए, वो लोग अपना उस पर वोट करते हैं। तो उसी तरह यह हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वह हमारे किसी भी बिल पर क्या कर सकते हैं, अपना मत नहीं दे सकते, यानी अपना वोट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं तथा सदन की कार्यवाही में भी भाग लेते हैं, में भी भाग लेते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है, मतदान का अधिकार नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है, ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, हमारे कुछ जो हमारे अटॉर्नी जनरल के जो हमारे अधिकार थे उसके बारे में हमने बता दिया। आइए इसको फिर से जान लेते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन अच्छा खासा बन जाता है। तो पहले अधिकार के बारे में हमने क्या बताया कि यह देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं, किसी भी मुकदमे को लेकर सुनवाई कर सकते हैं। फिर हमने दूसरा क्या कहा कि यह हमारा निजी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो कि हमारे भारत सरकार के कार्यवाहियों के अलावा होगा, लेकिन यह किसी ऐसे मुकदमे का पक्ष नहीं रखेंगे जो कि हमारे भारत सरकार के क्या हो खिलाफ हो। फिर हमने तीसरा क्या कहा कि यह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं तथा सदन की कार्यवाही में भी भाग लेते हैं, लेकिन इनको सदन में यानी कार्यवाही में मतदान का अधिकार नहीं होता है, आपके वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो ये सारा क्या हो गया, इनका अधिकार हो गया। और हमने लगभग अटॉर्नी जनरल के बारे में हमने क्या कर लिया, सारी बातें पढ़ लिया। अब हम आपको एक और बात बताते हैं कि मान लीजिए हमारे भारत सरकार पर तो क्या होते हैं, बहुत से ऐसे मुकदमे चलाए जाते हैं, बहुत से ऐसे केस होते हैं, तो क्या हमारे अटॉर्नी जनरल अकेले सारे मुकदमों को देख लेते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं। जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, यानी जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, आपके अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए क्या बनाया जाता है, एक सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक मिनट, आपके अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए क्या बनाया जाता है, एक सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है। हमने क्या कहा कि यहाँ पे क्या होता है, आपके अटॉर्नी जनरल का हमने क्या कहा कि जो आपकी भारत सरकार है, भारत सरकार पे तो बहुत से ऐसे मुकदमे चलाए जाते होंगे जो कि उनको अकेले करने में क्या होगी, परेशानी होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आपके अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए क्या बनाया जाता है, आपका एक सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया है। यानी यहाँ पे क्या इसके इनके नीचे क्या होंगे, आपके सॉलिसिटर जनरल होंगे, सॉलिसिटर जनरल होंगे। फिर हमारे सॉलिसिटर जनरल के भी नीचे एक पद बनाया गया है जो कि क्या होते हैं, हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये क्या होते हैं, हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो हमने ये क्या बता दिया, क्या हमने सबसे पहले कहा कि हमारे भारत सरकार पर बहुत से ऐसे मुकदमे चलाए जाते हैं जिनको अकेले क्या करना, संभालना हमारे अटॉर्नी जनरल के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ काम हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया है, आपके अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए, सहायता देने के लिए हमने एक आपके सॉलिसिटर जनरल का क्या कर दिया है, पद बना दिया गया है। फिर आपका सॉलिसिटर जनरल की भी मदद करने के लिए आपका क्या कर दिया गया है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का क्या कर दिया गया है, पद बना दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि हमारे जो ये तो अटॉर्नी जनरल का जो पद है वह क्या है, आपका संवैधानिक है, लेकिन जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है और जो हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, इनका पद क्या है, संवैधानिक नहीं है। तो यह क्या है, आपके इनका जो पद है, यहाँ पे लिख लीजिए, इनका पद संवैधानिक नहीं है, इनका पद संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। यानी यह आपका क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अटॉर्नी जनरल का तो हमारे संविधान में जिक्र किया गया आपके आर्टिकल 76, लेकिन इन दोनों का हमारे संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, इनको हमारे बाद में संसद द्वारा मतलब बनाया गया था इनकी मदद के लिए। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। फिर आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बच जाते हैं, वहां पे बस उनके नियुक्ति और कार्यकाल को देखना है, सारी बातें सेम होंगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में कहा कि आपको आर्टिकल 76 में पढ़ना है। फिर हमने कहा कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं या सर्वोच्च विधि अधिकारी या मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, यानी सुप्रीम लीगल ऑफिसर या चीफ लीगल ऑफिसर होते हैं। फिर हमने क्या कहा कि यह पहला कानूनी अधिकारी होते हैं, यानी हमारे देश का जो पहला कानूनी अधिकारी होता है वह कौन होता है, तो आपका अटॉर्नी जनरल होता है। फिर हमने क्या कहा कि आपके अटॉर्नी जनरल का जो पद है वह आपके ब्रिटेन से लाया गया है। जब आपके ये भी डिस्चार्ज है।
तो हमने क्या कहा कि जो आपके अटॉर्नी जनरल का जो पद है, सॉरी आज बैटरी डिस्चार्ज हो गया थोड़ा, तो हमने क्या कहा कि जो आपके अटॉर्नी जनरल का पद है वो आपके ब्रिटेन से लाया गया है। तो जब ब्रिटेन से लाया गया है तो हमने आपको एक बात बताया कि आपके ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल और हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल में क्या डिफरेंट पाया जाता है। तो हमने कहा कि जो ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल होते हैं वह आपके हाउस ऑफ कॉमन यानी लोकसभा के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वह क्या होते हैं, आपके लोकसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। फिर हमने क्या कहा कि हमारे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपके अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी इनका कार्यकाल जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, यानी टेन्योर इज नॉट फिक्स। ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि आखिर इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो हमने इनकी योग्यता में कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्य हो। तो इनमें वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो कि हमारे एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता उनमें होती है। तो हमने उसकी योग्यता क्या बताया कि वह हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज हो या हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक क्या हो, एडवोकेट रहे हो। एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप हाई कोर्ट में जज रह जाते हैं 5 वर्ष या 10 वर्ष तक आप एडवोकेट रह जाते हैं। फिर हमने क्या कहा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर हमने कहा कि राष्ट्रपति की नजर में एक विधिवेत्ता होना चाहिए। विधिवेत्ता का मतलब क्या होना चाहिए कि कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिए, कानून का अच्छा जानकार, अच्छा जान कार। तो हमने क्या कहा कि बी ए ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कानून का एक अच्छा क्या होना चाहिए, जानकार होना चाहिए राष्ट्रपति के नजर में। फिर हमने इनके कार्य के बारे में बताया कि कार्य इनकी क्या क्या होनी चाहिए, तो कहा कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देंगे जो कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया गया है, सौंपा गया है, यानी ऐसी किसी भी विषय पर मुद्दे पर सलाह नहीं देंगे। जब राष्ट्रपति द्वारा कोई मुद्दा सौंपा गया है उसी पर क्या देंगे, यह सलाह दे सकते हैं। फिर हमने क्या कहा कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होंगे, यानी ऐसा कोई भी केस जो कि हमारे भारत सरकार पर किया गया है तो इस केस को लेकर हमारे सुप्रीम कोर्ट में कौन पेश होता है, तो हमारे अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, भारत सरकार की ओर से पेश होते हैं। फिर हमने कहा कि वह भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई हमारे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, यानी ऐसा कोई भी मामला जिसकी हियरिंग हो रही है हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो कि हमारे भारत सरकार से संबंधित है, तो उस सुनवाई को कौन कर सकता है, हमारे अटॉर्नी जनरल कर सकते हैं। फिर हमने अटॉर्नी जनरल के अधिकार के बारे में बताया, तो हमने कहा कि यह देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, यानी वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि यह निजी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सरकार के कार्यवाहियों के अलावा, लेकिन जब वह निजी प्रैक्टिस करेंगे तो उन पर एक लिमिटेशन डाल दिया गया है कि वह निजी प्रैक्टिस करेंगे तो वह किसी ऐसे मुकदमे का पक्ष नहीं रखेंगे जो कि हमारे भारत सरकार के क्या हो, आपके खिलाफ हो। फिर हमने क्या कहा कि यह दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं और सदन की कार्यवाही में भी भाग लेते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे सदन की कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन उसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, तो वह कौन सा पद हो जाता है, हमारा अटॉर्नी जनरल का पद हो जाता है। तो ये हमारा अटॉर्नी जनरल का पद खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पर आ जाते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है और उनका कार्यकाल, ये सारी थोड़ा सा बस छोटा सा है। ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी केंद्र का जो वकील होता है, यानी केंद्र सरकार का जो वकील होता है वह कौन होता है, हमारे अटॉर्नी जनरल होता है। लेकिन वही आपको अगर राज्य सरकार में जाना होगा तो राज्य सरकार का वकील कौन होता है, तो आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी ये होते हैं। इनको किस आर्टिकल में पढ़ना है, तो हमें आर्टिकल 165 में पढ़ना है, यानी 165 में पढ़ना है। तो इनकी नियुक्ति को हम लोग जान लेते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे लिख लीजिए नियुक्ति, इनकी जो नियुक्ति है वह आपके राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा किया जाता है और ये राज्यपाल द्वारा क्या किए जाते हैं, नियुक्त होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो भी क्या होता है, हमारे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं।
राज्यपाल के राज्यपाल के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद प्रसाद पर्यंत होते हैं। होते हैं। अगर इनसे आपको कोई योग्यता पूछेगा तो इनमें योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके हाई कोर्ट के सीजी बनने के लिए क्या होना चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। यानी यह क्या हो, आपके सारी बातें वही है। फिर हमने क्या कहा कि अब इतना बात हमने बता दिया। अब इनका जो कार्य है लगभग उन्हीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्य के बराबर ही है। हमारा अटॉर्नी जनरल में एक बात बस छूट गया था कि हमारे जो देश के अटॉर्नी जनरल है यह अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो यह अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, हमारे राष्ट्रपति को दे सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, यह अपना जो रेजिग्नेशन है वह किसे देंगे, अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी जनरल अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो हमारे प्रेसिडेंट को देंगे। प्रेसिडेंट को देंगे। तो वो सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता था उन सारी बातों को हमने बता दिया। और उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। और जब आपका एग्जाम होगा मई में 25 मई को होगा, यानी मई को होगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें देखेंगे कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कितने क्वेश्चन आए हैं और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे। और जब हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि हमारे इस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और जो हमारा अगला सेशन होगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ेगा और इस टॉपिक को क्या करना है, रिवीजन करना है और एग्जाम की बहुत तैयारी अच्छे से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।